प्रयागराज के पास छ्योकी की धूल भरी गलियों में एक असरदार आदमी रहता था। उसका नाम था राम निरंजन, लेकिन गांव वाले उसे एक दूसरे नाम से जानते थे। वे उसे राजा कोलंदर कहते थे। नाम में वजन था। ये इज्जत, एक तरह की लोकल पावर का एहसास कराता था। उसने ये इमेज बड़े ध्यान से बनाई थी। जनता का आदमी, एक लीडर जो उनकी मुश्किलें समझता था। उसे अक्सर झगड़े सुलझाते, सलाह देते हुए देखा जाता था। गांव की जिंदगी की लय में उसकी मौजूदगी एक जाना पहचाना आराम थी। कई लोग उसे मानते थे, उसके फैसले और उसके इरादों पर भरोसा करते थे, इस बात से अनजान कि उसके शांत व्यवहार के पीछे कितनी खौफनाक गहराई छुपी थी। एक अंधेरा जो चुपके से बाज रहा था। वो एक मकसद से चलता था। उसके शब्द नपे तुले होते थे। राजा कोलंदर टाइटल खुद ही रखा था, पर चिपक गया। ये उसकी महत्वाकांक्षा, भीड़ में एक आम चेहरा होने से ज्यादा कुछ बनने की ख्वाहिश दिखाता था। वो एक छोटी सी गाड़ी की एजेंसी चलाता था। उसका एक परिवार था। ऊपर से देखो तो उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जो बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हो, अपने लिए, अपने समाज के लिए। वो भरोसेमंद होने का दिखावा करता था, कोई जिस पर जरूरत के वक्त भरोसा किया जा सके। ये ध्यान से बनाया गया मुखौटा उसका सबसे बड़ा हथियार था। एक ढाल जो खाल के ठीक नीचे छिपे राक्षस को छुपाती थी। समाज के एक स्तंभ के भेस में एक शिकारी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और राजा कोलंदर का दूसरा पहलू सोच से भी परे खौफनाक मंजर था। दिन में वो सबका भला सोचने वाला मुखिया था। रात में एक अलग ही हस्ती उभरती थी। एक ऐसी हस्ती जो बुरे ख्यालों से चलती थी। एक ऐसी हस्ती जो अंधेरों में पीछा करती थी, मदद करने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए। ये दोहरापन उसका खौफनाक राज था। एक राज जो ताक झांक करने वाली नजरों से दूर बंद था। गांव चैन की नींद सोता था, ये सोचकर कि उनका राजा उनकी रखवाली कर रहा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कैसा खौफ घूम रहा था। अपनेपन और झूठी फिक्र के लिबास में एक बगुला भगत। बदलाव बिल्कुल पता नहीं चलता था। एक इज्जतदार समाज के सदस्य से एक शिकारी तक। ये राम निरंजन की खौफनाक सच्चाई थी। वो दोनों दुनियाओं में बड़ी अजीब सी आसानी से घूमता था। उसका आकर्षण एक ध्यान से बनाया गया धोखा था। ये लोगों को बेबस कर देता था, उन्हें करीब खींचता था। उन्हें क्या पता था कि वो एक खाई की तरफ बहा रहे थे। उसके सबके सामने वाले चेहरे और अकेले में किए गए अत्याचारों के बीच का फर्क जल्द ही छ्योकी से बहुत दूर तक सदमे की लहरें भेजने वाला था। राजा कोलंदर का नाम हमेशा के लिए बदनामी में दर्ज हो जाएगा। एक आम आदमी के अंदर बस सकने वाले गहरे अंधेरे का सबूत, इंसानी वहशीपन की एक खौफनाक याद। राजा कोलंदर के मन में महत्वाकांक्षाएं थीं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं। उसने पॉलिटिकल पावर का सपना देखा था। वो खुद को एक किस्मत वाला लीडर समझता था, जो हुक्म चला सके और कंट्रोल कर सके। गांव में उसकी कोशिशें एक तरह से एक सीढ़ी थी। उसे अपने असर के लिए एक बड़ा मंच, ज्यादा लोग चाहिए थे। उसने लोकल इलेक्शंस लड़े। उसे लगता था कि उसमें कारिश्मा है। उसे लगता था कि उसे सपोर्ट मिलेगा। पावर पाने की यह चाहत उसकी जिंदगी की एक बड़ी ताकत थी। इससे उसके पब्लिक पर्सोना को बल मिलता था। इससे उसे एक मकसद का एहसास होता था, एक ऊपरी दिखावा जो उसके टेढ़े दिमाग में छिपे घिनौने राजों को छुपाता था। वो एक फैमिली मैन भी था। उसकी पत्नी थी फूलन देवी, उसके बच्चे थे। उनके सामने वो एक और चेहरा पेश करता था, शायद एक सख्त लेकिन घर चलाने वाले मुखिया का, या शायद एक प्यार करने वाले पिता का भी। उसकी फैमिली लाइफ की बारीकियां छुपी रहीं, लेकिन ये भी उसके छलावे का हिस्सा था। एक फैमिली उसे नॉर्मल होने का एहसास कराती थी। इससे वो जमीन से जुड़ा हुआ, पहचाना सा लगता था। ये धोखे की एक और परत थी, एक ध्यान से बनाया गया भ्रम, ताकि दुनिया उसके अंदर की खाई को न देख सके। उसकी फैमिली लाइफ भी उसकी पब्लिक लाइफ की तरह भलाई के एक बहुत ध्यान से रचे गए नाटक का मंच थी। उसके दिन अपनी व्हीकल बिजनेस संभालने, लोकल लोगों से मिलने जुलने और अपनी पॉलिटिकल तरक्की की प्लानिंग करने में बीतते थे। उसे सिर्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा चाहिए था। उसे अथॉरिटी की भूख थी,
वैसी जो ऑफिशियल पहचान से मिलती है। उसने खुद को असर डालते हुए ऐसे फैसले लेते हुए देखा जो कई लोगों पर असर डाले। पावर की यह भूख कभी न मिटने वाली थी। ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शायद ये उसकी काली इच्छाओं से जुड़ी हुई थी। किसी न किसी तरह से जिंदगियों पर कंट्रोल करना एक बार बार आने वाला थीम लगता था। उसकी ख्वाहिशें सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए नहीं थीं, बल्कि अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए थीं, अपने आसपास हावी होने का एक तरीका। फिर भी इन ख्वाहिशों के नीचे अंधेरा बढ़ता रहा। कंट्रोल की चाहत खौफनाक तरीकों से सामने आई। जो आदमी रोशनी में लीड करना चाहता था, वो एक ऐसा प्राणी भी था जो गहरे अंधेरों में फलता फूलता था। उसकी महत्वाकांक्षा एक पेचीदा जाल थी जो समाज सेवा के धागों और बयान न की जा सकने वाली बुराई के धागों से बुनी हुई थी। लीडर और छिपकर रहने वाला दोनों उसके अंदर मौजूद थे, एक खौफनाक विरोधाभास। इस दोहरेपन ने राजा कोलंदर को परिभाषित किया। इसने उसे और भी खौफनाक बना दिया। समाज ने एक आदमी को आसमान छूते देखा, इस बात से अनजान कि वो नरक की गहराइयों को भी नाप रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा उसकी नीचता का एक घिनौना आईना थी। दिसंबर 2000, प्रयागराज में हवा और ठंडी हो गई। एक लोकल जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह गायब हो गया। वो अपनी जिज्ञासु फितरत के लिए जाना जाता था। वो एक स्टोरी पर काम कर रहा था। शायद उसे कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे नहीं पता चलना चाहिए था। सिंह को आखिरी बार राजा कोलंदर की प्रॉपर्टी की तरफ जाते देखा गया था। खबरों के मुताबिक वो कोलंदर के कनेक्शंस में इंटरेस्टेड था। शायद व्हीकल चोरी के रैकेट्स में उसकी कथित मिलीभगत में। उसके गायब होने से शुरू में थोड़ी चिंता हुई, बस एक और मिसिंग पर्सन केस, कुछ लोगों ने सोचा होगा। लेकिन ये अलग था। ये राजा कोलंदर के छिपे हुए आतंक के राज के खात्मे की शुरुआत थी। धीरेन्द्र सिंह कोई आम आदमी नहीं था, वो एक जर्नलिस्ट था। उसके साथियों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। पुलिस ने एक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ध्यान धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर राजा कोलंदर की तरफ जाने लगा। सिंह उससे मिलने क्यों जा रहा था? कोलंदर के पास क्या राज थे? गांव के इज्जतदार लीडर ने खुद को एक नई तरह की जांच के दायरे में पाया। एक ऐसी जांच जिसे वो अपने यूजुअल चार्म से आसानी से टाल नहीं सकता था। दबाव बढ़ता गया, सवाल और तीखे होते गए। एक जर्नलिस्ट का गायब होना अक्सर सिर्फ एक लापता इंसान से ज्यादा कुछ उजागर करता है। ये क्राइम और धोखे के पूरे नेटवर्क्स को खोल सकता है। कोलंदर शांत बना रहा। उसने किसी भी तरह की मिलीभगत से इनकार किया। आखिर वो राजा कोलंदर था, एक रुतबे वाला आदमी। वो एक जर्नलिस्ट को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? लेकिन पुलिस डटी रही। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। जर्नलिस्ट की मोटरसाइकिल लावारिस मिली। सुराग बहुत कम थे, लेकिन कोलंदर से कनेक्शन, चाहे शुरू में कितना भी कमजोर लगा हो, वही धागा था जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। ये ध्यान से बनाए गए मुखौटे में पहली दरार थी। एक छोटा सा छेद जिससे अंधेरा बाहर रिसना शुरू होगा, अपनी खौफनाक सच्चाई से हर चीज को दागदार करता हुआ। धीरेन्द्र सिंह की तलाश तेज हो गई। उसका परिवार और दोस्त बेताब हो गए। मीडिया ने स्टोरी को करीब से फॉलो करना शुरू कर दिया। राजा कोलंदर का नाम रिपोर्ट्स में आने लगा, लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर। शिकारी धीरे धीरे शिकार बन रहा था। गायब होने की घटना ने कैटलिस्ट का काम किया। इसने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े खौफ के इतिहास को उजागर करने वाली थी। धीरेन्द्र सिंह अपने दुखद अंत में अनजाने में वो चाबी बन गया जिसने अकल्पनीय राजों का एक कमरा खोल दिया। उसकी गैर मौजूदगी किसी भी बोले गए इल्जाम से ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रही। पुलिस का शक राजा कोलंदर पर आकर टिक गया। उन्होंने छेौकी में उसके फार्म हाउस की तलाशी ली। वहीं गांव की आम जिंदगी की चीजों के बीच उन्हें वो मिली, एक डायरी। कोई ऐसी वैसी डायरी नहीं, ये मौत का बही खाता था। इसके पन्नों पर नाम थे, 15 नाम। हर नाम के बगल में खौफनाक तरीके से नोट्स थे, डिटेल्स। धीरेन्द्र सिंह का नाम वहां था। ये वो ब्रेक थ्रू था जिसकी इन्वेस्टिगेटर्स को बेसब्री से तलाश थी। डायरी एक ठंडा, ठोस सबूत थी।
राजा कोलंदर से मिसिंग जर्नलिस्ट और खौफनाक बात ये कि कई और लोगों तक एक सीधा लिंक। सीधा एंट्रीज तरतीबवार थी, लगभग बिजनेस जैसी, जैसे इंसानी जान लेने के बजाय लेन देन का हिसाब लिख रहे हो। ये बेरुखी शायद इस खोज के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक थी। ये हमदर्दी से खाली दिमाग की तरफ इशारा करती थी, एक ऐसा दिमाग जो इंसानों को एक भयानक लॉगबुक में महज एंट्रीज बनाकर रख दे। पुलिस हैरान रह गई। जिसे उन्होंने शुरू में एक सिंगल मर्डर केस समझा था, वो तेजी से कुछ ज्यादा ही भयानक शक्ल ले रहा था। डायरी सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये आतंक के एक ऐसे राज का सबूत थी जिस पर बहुत लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया था। उस डायरी में हर नाम एक बुझी हुई जिंदगी को दिखाता था, एक बिखरा हुआ परिवार, एक बेरहमी से खत्म कर दी गई कहानी। पुलिस ने लिस्ट में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने का मुश्किल काम शुरू किया। क्या वे मिसिंग पर्सन्स थे? क्या उनके गायब होने को नजरअंदाज कर दिया गया था या रिपोर्ट नहीं किया गया था? डायरी एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही थी, एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई हत्याएं। राजा कोलंदर, वो इज्जतदार लीडर, अब एक पोटेंशियल सीरियल किलर के तौर पर सामने आ रहा था। उसके कथित क्राइम्स का पैमाना अथॉरिटीज को समझ आने लगा था। एक ऐसे आदमी की तस्वीर बना रहा था जो खौफनाक कुशलता के साथ एक भयानक दोहरी जिंदगी जीता था। डायरी मिलने से पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ गई। ये कोलंदर की छिपी हुई दुनिया का एक ठोस टुकड़ा था, हिंसा और मौत की दुनिया। एंट्री सिर्फ नाम नहीं थी, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनमें विक्टिम्स के प्रोफेशन या उनके समझे गए स्टेटस के बारे में नोट्स भी थे। ये इतनी बारीकी से रिकॉर्ड रखना डरावना था। ये एक ठंडे, शातिर दिमाग की कहानी कहता था। डायरी उसके खिलाफ केस का सबसे अहम हिस्सा बन गई। बयान न किए जा सकने वाले खौफ की एक खामोश, दोषी ठहराने वाली गवाह, जिसके नाजुक पन्ने कई खोई हुई जिंदगियों और एक कम्युनिटी के हमेशा के लिए टूटे भरोसे का बोझ उठाए हुए थे। सेक्शन 5 द कैनिबल्स डिल्यूजन, शैतानियत से बुद्धिमानी। राजा कोलंदर से पूछताछ शुरू हुई। जो आदमी कभी रिस्पेक्ट पाता था, अब सवालों की बौछार का सामना कर रहा था। जैसे जैसे हम गहराई में गए, एक और भी घिनौनी बात सामने आई। कोलंदर ने, ऐसा आरोप है, कुछ सच में राक्षसी कबूल किया। उसका मानना था कि अपने विक्टिम्स के दिमाग के हिस्से खाकर वो उनकी यादें, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पावर सोख सकता है। ये सिर्फ शौक या बदले के लिए मारना नहीं था, ये एक घिनौनी रस्म थी, एक बहुत ज्यादा बिगड़े हुए दिमाग से निकली एक भयानक सोच। हमारे सामने एक ऐसा मकसद था जो हर तरह की समझ से परे था। इस खौफनाक यकीन ने उसके भयानक व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ दी। वो सिर्फ एक मर्डरर नहीं था, वो अपने ही बिगड़े हुए तरीके से एक कैनिबल था। उसने उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें वो इंटेलिजेंट या असरदार समझता था। जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह इस प्रोफाइल में फिट बैठता था। कोलंदर ने सोचा कि उनके दिमाग का हिस्सा खाकर वो ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पावरफुल बन सकता है। एक आदमी जो अपने विक्टिम्स का सार ही चुराना चाहता था। इस अजीब और भयानक हरकत ने कुछ हद तक उसके क्राइम्स के सिस्टमैटिक तरीके को समझाया। ये एक रस्मी काम था जिसका मकसद सबसे घिनौने तरीकों से खुद को बेहतर बनाना था। इंसानी सोच का एक सच में खौफनाक बिगाड़। पुलिस इस कन्फेशन से चौंक गई। मर्डर से निपटना एक बात थी, ऐसे अजीब और खौफनाक यकीन से चलने वाले कैनिबलिज्म का सामना करना दूसरी बात। इस खुलासे ने राजा कोलंदर को सिर्फ एक क्रिमिनल ही नहीं, बल्कि लगभग एक पौराणिक बुराई की शक्ल दे दी। ये सोचना कि उसने ये काम किए, ये मानते हुए कि वो दिमागी ताकत हासिल कर रहा है, बहुत परेशान करने वाला था। ये हकीकत से गहरे अलगाव, खुद को बहुत बड़ा समझने का वहम जो अकल्पनीय क्रूरता से चलता था, की तरफ इशारा करता था। उसका लॉजिक चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, उसके दिमाग में कंसिस्टेंट था। अगर वो एक पावरफुल लीडर बनना चाहता था, तो उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए था, और इंटेलिजेंस हासिल करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे सीधे उसके सोर्स से ही खा लिया जाए। ये उसके कैनिबलिस्टिक विश्वास का सार था। कन्फेशन अगर सच है
तो उसके मन की खाई की एक झलक दिखाता था। ये वो जगह थी जहां महत्वाकांक्षा, अंधविश्वास और हद से ज्यादा हिंसा मिलती थी। ज्ञान की खोज मर्डर और अंगभंग के लिए एक बहाने में बदल गई। उसे हमेशा के लिए इंडिया के सबसे अजीब और खौफनाक किलर्स में से एक के तौर पर पहचान दिला गई। भली दिखने वाली जमीन के नीचे पुलिस ने हड्डियों का ढेर खोदा। डायरी और खौफनाक कन्फेशंस के साथ पुलिस ने राजा कोलंदर की प्रॉपर्टीज के आसपास अपनी तलाश तेज कर दी। ध्यान छेवकी में उसके फार्म हाउस और उसकी दूसरी जमीन पर गया। डायरी में नाम थे। अब पुलिस को लाशें चाहिए थीं, या जो भी उनसे बचा था। उन्होंने खोदना शुरू किया। जमीन जिसने चुपचाप अपने राज छुपा रखे थे, अब उन्हें उगलने वाली थी। जो हमें मिला उसने हमारे सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। खोपड़ियां और हड्डियां जमीन से निकलने लगी। इंसानी अवशेषों की एक भयानक फसल उसी जगह के आसपास उथली कब्रों में दबी हुई, जिसे कोलंदर अपना घर कहता था। उसके फार्म हाउस के आसपास का इलाका एक भयानक खुदाई वाली जगह बन गया। हर खोज ने इन्वेस्टिगेटर्स और देखने वाली पब्लिक में खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि शुरू में कई खोपड़ियां मिली। कुछ सोर्सेज ने 14 तक का दावा किया। ये पुरानी कब्रें नहीं थी, ये राजा कोलंदर के विक्टिम्स थे। जो आदमी हमारे बीच घूमता था, जो हमारे गांव का हिस्सा था, उसने अपनी जमीन को अपना निजी कब्रिस्तान बना लिया था। इन कब्रों की उसके घर से नजदीकी मौत के साथ एक बेचैन करने वाले आराम, इंसानी जिंदगी की पवित्रता के लिए एक खौफनाक बेपरवाही की कहानी कहती थी। इन अवशेषों की बरामदगी डायरी एंट्रीज की पुष्टि करने में एक अहम कदम था। फोरेंसिक टीम्स को बुलाया गया। हड्डियों ने हिंसा की खामोश कहानियां कही। कुछ खोपड़ियों पर कथित तौर पर एक भारी धारदार हथियार के निशान थे। ठिकाने लगाने के तरीके बेढंगे थे, फिर भी इतने असरदार थे कि उसके राज लंबे समय तक दबे रहे। जमीन उसके काले कारनामों की साथ ही राजदार रही थी। अब वो अपने भयानक सबूत उगल रही थी। एक एक करके हर हड्डी बेरहमी से छीनी गई और बेदर्दी से फेंकी गई जिंदगी का सबूत थी। इन खोजों का साइकोलॉजिकल असर बहुत बड़ा था। छेवकी गांव, जो कभी काफी शांत जगह थी, खौफ का दूसरा नाम बन गया। जमीन खुद ही मैली लगने लगी। राजा कोलंदर का फार्म हाउस, जो कभी उसकी मामूली कामयाबी का निशान था, अब एक मुर्दा घर के तौर पर देखा जाने लगा। हड्डियों के ढेर के मिलने से उसके इज्जतदार मुखौटे के आखिरी निशान भी उतर गए। इसने उसके कामों की राक्षसी हकीकत को उजागर कर दिया। जिस आदमी को वो राजा कहते थे, उसने मौत की सल्तनत पर राज किया था। उसका सिंहासन उसके बेखबर विक्टिम्स की हड्डियों पर बना था। गुजरी हुई चीखों की गूंज ने एक राक्षस के मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका बताया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, राजा कोलंदर के मोडस ऑपरेंडी की डिटेल्स पक्की होने लगी। उसके तरीके वहशियाना थे। अक्सर अपने विक्टिम्स को अपने सुनसान फार्म हाउस पर फुसला कर लाना शामिल था। ऐसा लगता था कि वो उन्हें खत्म करने के लिए एक धारदार, भारी हथियार, शायद कुल्हाड़ी या तलवार, इस्तेमाल करना पसंद करता था। हमले तेज और हिंसक होते थे, फिर वो लाशों के टुकड़े कर देता था। ये भयानक काम खौफनाक फुर्ती से किया जाता था। मकसद दोहरा था, पहचान मुश्किल बनाना और अवशेषों को ठिकाने लगाना आसान करना, अक्सर उन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी में दफना देना। उसके विक्टिम्स का चुनाव अलग अलग लगता था, लेकिन शायद कुछ छुपे हुए पैटर्न्स थे। कुछ वो लोग थे जिनसे उसके झगड़े थे, शायद जमीन या पैसे को लेकर। दूसरे, जैसे धीरेन्द्र सिंह, शायद इसलिए टारगेट बने क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानते थे या क्योंकि कोलंदर को उनकी समझी गई इंटेलिजेंस की लालच थी। वो अक्सर अंधेरे की आड़ में काम करता था। लोकल इलाके से उसकी जान पहचान उसे फायदा पहुंचाती थी। कम्युनिटी में उसने जो भरोसा बनाया था, उसका मतलब ये भी था कि लोग शायद उस पर शक नहीं करते होंगे, जिससे उसके लिए उन्हें अपने जानलेवा जालों में फंसाना आसान हो जाता था। लाशों को ठिकाने लगाना उसके खौफनाक रूटीन का एक अहम हिस्सा था। उन्हें अपनी जमीन पर दफनाने का मतलब था कि वो अपने राज अपने पास रख सकता था। उसे शायद लगता था कि कोई वहां तलाश करने की सोचेगा भी नहीं। उथली कब्रें जल्दबाजी, फिर भी भरोसेमंद तरीके की तरफ इशारा करती थीं।
वो सिर्फ एक किलर नहीं था, वो सबूतों को ठिकाने लगाने में माहिर था। कम से कम अपने दिमाग में तो यही था। मर्डर और छिपाने के इस सिस्टमैटिक तरीके ने उसे सालों तक बिना पकड़े गए काम करने दिया। एक प्रेडेटर जो सबके सामने छिपा हुआ था। उसके क्राइम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी के पीछे छिपे थे। आगे की इन्वेस्टिगेशंस और कन्फेशंस ने हिंसा का एक ऐसा इतिहास उजागर किया जो शुरू में सोचे गए से भी ज्यादा पुराना था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसकी हत्याओं का सिलसिला धीरेन्द्र सिंह के गायब होने से सालों पहले शुरू हो गया होगा। उसने कथित तौर पर 1990 के दशक की शुरुआत में एक गन को लेकर मामूली झगड़े पर एक दोस्त को मारने की बात कबूल की। हिंसा का यह पैटर्न, जो अक्सर झगड़ों या महसूस की गई बेइज्जती से भड़कता था, एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाता था जिसका गुस्सा तेज था और जो शांत इज्जतदारी के दिखावे के नीचे छिपी हुई हद से ज्यादा क्रूरता की तरफ झुकाव रखता था। उसके तरीके उसकी बेरहमी और अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटने की उसकी खौफनाक काबिलियत का सबूत थे। टूटे हुए मुखौटे ने दोहरी जिंदगी की कानाफूसी को उजागर किया। जैसे ही राजा कोलंदर की अरेस्ट और खौफनाक खोजों की खबर फैली, जो लोग उसे जानते थे वे दो तस्वीरों में तालमेल बिठाने में जूझने लगे। गांव का इज्जतदार बुजुर्ग, उभरता हुआ पॉलिटिशियन, मददगार पड़ोसी, ये आदमी एक राक्षसी सीरियल किलर कैसे हो सकता है? दोस्तों और जानकारों ने अलग अलग बयान दिए। कुछ ने उसकी महत्वाकांक्षा, पावर की उसकी चाहत को याद किया। उन्होंने उसके मददगार स्वभाव, लोकल झगड़े सुलझाने की उसकी काबिलियत के बारे में बताया। उन्होंने उसे एक ऐसे आदमी के तौर पर याद किया जिसे कुछ रिस्पेक्ट मिलती थी, जो कम्युनिटी की भलाई की परवाह करता हुआ लगता था, जिससे ये खुलासे और भी चौंकाने वाले हो गए। दूसरों ने हालांकि एक अलग पहलू की तरफ इशारा किया। तेज गुस्से की कानाफूसी थी, एक बेरहमी जो कभी कभी शांत बाहरी रूप से झांकती थी। कुछ ने ऐसे मौकों को याद किया जब वो दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड लगता था, शायद थोड़ा ज्यादा कंट्रोलिंग भी। एक गांव वाले ने कथित तौर पर कहा, दिन में राजा, रात में आजा। इस खौफनाक जुमले ने उस भयानक दोहरेपन को समेट लिया जो राजा कोलंदर में था। इसने इशारा किया कि शायद किसी सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ लोगों ने नीचे छिपे अंधेरे को महसूस कर लिया था। सदमा साफ महसूस हो रहा था। जिन लोगों ने उससे रोज बातचीत की थी, जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, उन्होंने धोखा खाया हुआ और डरा हुआ महसूस किया। वो इतने अंधे कैसे हो सकते थे? सच तो ये था, कोलंदर एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसका पब्लिक पर्सोना एक ध्यान से बनाया गया नाटक था। वो जानता था कि भरोसा कैसे जगाना है, भला कैसे दिखना है। इससे उसके क्राइम और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। उसने अपने आसपास के लोगों के भरोसे का शिकार किया, अपनी इज्जत को अपने बयान न किए जा सकने वाले कामों के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ये उसकी धोखा देने की काबिलियत का एक खौफनाक सबूत था। उसका अपना परिवार भी शामिल था। उसकी पत्नी फूलन देवी और उसका साला वक्षराज कोल भी अरेस्ट हुए। उन पर कुछ क्राइम्स में शामिल होने का आरोप था, खासकर लाशों या सबूतों को ठिकाने लगाने में मदद करने का। इससे केस में दुख और उलझन की एक और परत जुड़ गई। फैमिली मैन की इमेज बिखर गई। उसकी जगह मर्डर और धोखे के जाल में फंसे एक घर की भयानक हकीकत ने ले ली। नकाब सिर्फ फिसला नहीं था, उसे फाड़ दिया गया था। इतने लंबे समय से नीचे छिपे राक्षसी चेहरे को उजागर करते हुए एक कम्युनिटी को भयानक सच्चाई से जूझने के लिए छोड़ दिया। कटघरे में शैतान ने फैसले, घोषणाओं और बने रहने वाले डर का सामना किया। राजा कोलंदर की अरेस्ट एक लंबी लीगल लड़ाई की शुरुआत थी। ट्रायल सनसनीखेज था। उसके खिलाफ सबूत जबरदस्त थे। डायरी, हड्डियों के अवशेष, उसके अपने कथित कन्फेशंस। वो हालांकि ज्यादातर बागी बना रहा। कोर्ट में वो कभी कभी खौफनाक घोषणाएं करता था। खबरों के मुताबिक उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने एक अजीब सी शांति बनाए रखी। कभी कभी भड़क उठता या दावा करता कि उसे फंसाया जा रहा है।
कोर्ट में उसके बर्ताव ने उसकी डरावनी रेपुटेशन को और बढ़ा दिया। पब्लिक के मन में एक ठंडे, बेपछतावे वाले किलर की इमेज को और पक्का कर दिया। 2012 में उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर, उसकी पत्नी फूलन देवी और साले बख्शराज कोल के साथ धीरेन्द्र सिंह और कई दूसरों के मर्डर में दोषी पाया। कोलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई लोगों के लिए ये इंसाफ था, लेकिन दूसरों के लिए सजा कभी भी उसके किए गए खौफ का हिसाब नहीं दे सकती थी। जो आदमी राजा बनने की ख्वाहिश रखता था, वो अब अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा। उसकी सल्तनत एक प्रिजन सेल तक सिमट गई। उसके आतंक के राज का ऑफिशियल तौर पर अंत हो गया। प्रिजन में भी राजा कोलंदर एक भयानक आकर्षण का केंद्र बना रहा। दिमाग खाकर पावर हासिल करने का उसका यकीन चर्चा का विषय बना रहा। ऐसे आदमी को क्या चीज चला दी थी? क्या ये सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी पाना था, एक गहरी मेंटल इलनेस, या उसकी महत्वाकांक्षा का एक बिगड़ा हुआ रूप? ये सवाल बने रहे। उसके दिमाग का रहस्य काफी हद तक समझ से परे रहा। उसका केस क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक खौफनाक स्टडी बन गया। इस बात की एक तीखी याद कि सबसे अनपेक्षित जगहों पर सबसे साधारण नकाबों के पीछे हद से ज्यादा बुराई मौजूद हो सकती है। राजा कोलंदर की कहानी धुंधली नहीं पड़ी। 2022 में उसकी भयानक कहानी को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर में फिर से देखा गया। इससे उसके क्राइम्स एक नई ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। उसके मकसद और उसे पकड़ने वाली इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई। डॉक्यूमेंट्री ने उसकी नीचता की गहराइयों को खंगाला, ये पक्का करते हुए कि राजा कोलंदर की खौफनाक विरासत, वो आदमी जो एक इज्जतदार लीडर और एक कैनिबलिस्टिक राक्षस दोनों था, भुलाई न जाए। उसकी कहानी इंसानी फितरत में छिपे अंधेरे का एक भयानक ब्यौरा है, खून की एक धुन जो गूंजती रहती है।